फटाफट भी मिल जाते हैं। एनीवेज ये सवाल है जी हमारा। तो मैंने बच्चों के आने से पहले ये फॉर्मेट थोड़ा सा बना लिया था, फिर आगे भी मैंने कहा पता नहीं वर्किंग्स अब देखते हैं, इतना टाइम था, बच्चे आगे तो बस कर दिया। इनकम एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर लिखता है एग्जामिनर, तो इसलिए हमने इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट लिखते थे, ठीक है, अकाउंट। तो आप इसको ऐसे ही कर लीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख लीजिएगा, ठीक है। इनकम एक्सपेंसेस, फिर फंड्स हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स अल्लाह करेगा पूरा हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स है, और फिर ज़रूरत के हिसाब से वर्किंग्स करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना मुनासिब रहेगा। क्विकली आए हम ट्रायल की तरफ। कैपिटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स को कहते हैं, पता है ना, कैपिटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स, और इनकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। आज अलग गिवन है तो हम भी अलग से लेजर बनाएंगे या अलग वर्किंग कर लेंगे, ठीक है। यकम जनवरी 24 का मतलब ओपनिंग है, क्लियरली बताया उसने, यानी कि मैंने आपको वर्स्ट के लिए तैयार किया था कि ट्रायल में ये डेट हो ना हो पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो क्लियरली लिखता है, वो इस परेशानी में नहीं डालता, पता है उसको अपने बच्चे का कि वो चॉइस में छोड़ के आए हुए हैं फाइनल अकाउंट्स को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये नॉन करंट एसेट होता है। फार्मेसी इन्वेंट्री क्लोजिंग, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को मसला करंट एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, ओके। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक बैलेंसेस करंट एसेट। जनरल फंड ओपनिंग है, ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स में। एंडोमेंट फंड फॉर कैंसर पेशेंट्स, एंडोमेंट फंड भी नेट एसेट्स में, सोनिका में जाना है, स्टेटमेंट नहीं सोकीना में, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन है, नॉन करंट लायबिलिटी। एक्रूड एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज। क्लिनिकल इनकम, ये तो इनकम है, क्लिनिकल इनकम मतलब क्लिनिक पे जो इनकम आ रही होगी, हॉस्पिटल है ना, तो क्लिनिक जो चलाते होंगे वहां पर, तो वहां से इनकम आ रही है। कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड, बहुत कुछ इसमें होगा जैसे हुआ करता था। इन्वेस्टमेंट इनकम, कैंटीन इन्वेंट्री उसने ओपनिंग दे दी, फिर परचेजेस दे दी। याद है आपको मैंने दो तरह की वो जाके मैंने सिखाया था, ट्रायल में से दिखाया था कि जिस ट्रायल के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें परचेज की फिगर नहीं आ सकती, जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री उसमें परचेज की फिगर होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल आप खुद निकालोगे। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी तो यही है ना, वो तो दूसरी इन्वेंट्री है, उसने आगे जाकर लिखा हुआ है कि ये मुफ्त में बांटने के लिए मेडिसिन है, थ्योरी के अंदर पढ़ाया था। अच्छा, ये सवाल मैंने तो देखा ना अभी बाद में, आपके टेस्ट में देते हुए तो बस दे दिया था, अभी देखा ना, उससे पहले और उससे पहले और उससे पहले, जब से ये स्टैंडर्ड्स आए हैं, हमेशा बच्चों को ये जो इन्वेंट्री के, वो नहीं पैनाडॉल और वो पता नहीं कौन कौन सी दवाइयों वाली एग्जाम्पल थी हमारी किताब के अंदर, जिसमें वो करवाई जाती थी हर दफ़ा, बच्चों कहा जाता कि ये एडजस्टमेंट आ जाएगी, देख लो आ जाएगी, तो इस टाइम फिर आ गई। बच्चों को हर दफ़ा जो कहा जाता है बच्चे वो मानते नहीं है, बस आई हुई चीज़ तो दोबारा नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, जो चीज़ सिलेबस में है नहीं आई हुई बिल्कुल आ सकती, ठीक है। खैर एनीवेज, ये तो हो गया सिंपल, ओपनिंग है, परचेजेज है, क्लोजिंग बता देगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आएगी। कैंटीन की सेल्स भी आ गई, लो। क्लिनिकल एक्सपेंसेस हैं, अच्छा ऊपर क्लिनिकल इनकम है, नीचे क्लिनिकल एक्सपेंसेस हैं, इसको इनकम में डाल देना है, इसको एक्सपेंसेस में डाल देना है। इसमें फ्री मेडिसिन भी जा रही हैं, ठीक है, फ्री मेडिसिन को अलग से हिसाब किताब रखना नहीं पड़ेगा। जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट पेड है, ठीक है। अब वो कहता है GWH ऑल्सो ऑपरेट्स अ फार्मेसी प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन एंड अ कैंटीन, ठीक है। तो फार्मेसी ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, ये फ्री मेडिसिन देते हैं। तो जब फ्री मेडिसिन देते हैं तो आपको याद है हमने रूल क्या बनाया था, लोअर ऑफ कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लो जी, ये तो फिर पढ़ा हुआ काम आ गया है, चलो। और सेलिंग रिफ्रेशमेंट, ये तो ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना, ये कैंटीन जो है ये तो ट्रेडिंग एक्टिविटी है। अब इसका जो स्टॉक होता है वो तो नॉर्मल लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ये तो IS2 के हिसाब से चलेगी, ठीक है ना। तो अगर इसकी इन्वेंट्री, जैसे ये देखो फार्मेसी है, ये देखो क्लोजिंग वैल्यूज, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूज ऑफ फार्मेसी एंड कैंटीन। फार्मेसी को किस पे रखोगे, लोअर ऑफ कॉस्ट, और कैंटीन की इन्वेंट्री किस पे रखोगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, क्योंकि ये तो IS2 में ही चलना है ना इसमें, ठीक है। वो तो स्पेशल चीज थी कि मुफ्त में
या नॉमिनल अमाउंट लेके अगर आप मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एनपीओ, तो वो फिर उसको उसकी इन्वेंट्री किस पे रखता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पढ़ा था ना, वही आ गया। वो कहता है ये डिफरेंट मेजरमेंट बेसिस पर है। फार्मेसी कॉस्ट है 25, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी है नहीं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट 22। ओ ये तो वैसे नहीं होना, है ही नहीं ना बीच में, और ये है कोई नहीं, कॉस्ट नहीं रहेगी क्योंकि लोअर क्या लेना था, लोअर क्या लेना था, कॉस्ट में से या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से जो हो, तो हमारी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब हमारी इन्वेंट्री बैलेंस शीट में किस पर नजर आनी चाहिए, 22 पर, जबकि इस वक्त फिलहाल ट्रायल में इन्वेंट्री कितने गई, ये पड़ी है, किस पे पड़ी है, ओके, यानी उन्होंने इन्वेंट्री किस पे रखा हुआ है। अब ये इन्वेंट्री कम होगी, एडजस्टमेंट कह रही है इन्वेंट्री 22 पे ले जानी है, तो 3 रुपए से इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, कम। अच्छा, इन्वेंट्री की कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, ये सेल बस समझाने के लिए कह रहा हूं, जो ज्यादा किया हुआ था कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक कम करते थे, इन्वेंट्री कम करते थे, तो कॉस्ट ऑफ सेल और फिर जीपी कम, लेकिन ना तो ये जीपी है ना कॉस्ट ऑफ सेल है, सादा सी बात है। जो एक्सपेंसेस हैं वो ये फ्री मेडिसिन वाले एक्सपेंसेस है ना, इन एक्सपेंसेस को हम क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे इस अमाउंट से, ठीक है, सही है। 3 रुपए से एक्सपेंस बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी एंट्री क्या करनी है, देखो हमने राइट डाउन करके इन्वेंट्री को लेके आना है किस पे, 22, तो 3 रुपए से इन्वेंट्री को कम करना है, तो फार्मेसी इन्वेंट्री फॉर फार्मेसी ये क्रेडिट होगी 3 से, डेबिट किसको करूं, एक्सपेंस को। कॉस्ट ऑफ सेल तो है नहीं ना, ये सेल होती नहीं है, सिंपल, कॉस्ट ऑफ सेल भी तो एक्सपेंस ही है, ठीक है। तो क्लिनिकल एक्सपेंस जहां पर वो कह रहा है, क्लिनिकल एक्सपेंस क्यों कर रहा हूं, क्यों कह रहा है इन्हीं एक्सपेंसेस के अंदर ही वो मेडिसिन वाला भी पड़ा हुआ है, तो ये एंट्री पड़नी, एक्सपेंस को बढ़ा देगी और इन्वेंट्री को कम कर देगी, बस डबल एंट्री होगी, ठीक है। दूसरी तरफ आए तो दूसरी तरफ कैंटीन है, अब कैंटीन में लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी ने चलना है, तो कॉस्ट क्या है 11, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी क्या है, ओके, तो ये तो ना हुआ, ये होगा। अच्छा अगली बात, ये तो वैसे ही इसके अंदर होते ही नहीं ना, ये तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था IAS 2 के अंदर, ये तो कोई चक्कर नहीं, ऐसे ही है। अच्छा अब हमारी इन्वेंट्री ये ट्रायल में नहीं गिवन, ट्रायल में ओपनिंग गिवन है, लेकिन हमने चूंकि कैंटीन का तो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, कैंटीन का ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम तो इन्वेंट्री का लेजर बना रहे होंगे कैंटीन का, तो क्या करेंगे बोलो, ओपनिंग लेंगे, अभी ओपनिंग गिवन है, परचेजेस लेंगे और क्लोजिंग वही ले लेंगे ना जो हमने लेना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारी अभी निकलनी है, वो हम खुद ही निकाल लेंगे, सही वाली ही निकल आएगी, ठीक है, समझ आ गई बात की, ये एडजस्टमेंट 1 है। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, एडजस्टमेंट में कहता है 24 में GW's बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पास रेजोल्यूशन के 30% और ऑफ ईच ईयर सरप्लस जो है वो एलोकेट करने टू अ डेजिग्नेटेड स्पेशल फंड कॉल्ड हेल्थ केयर फंड। अब ये चूंकि एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है ना, और जागो सवेरे सवेरे सो गए, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए लायबिलिटी नहीं फंड्स में रहेगा, तो एक जनरल फंड देख के आया ऊपर, ठीक है, एक स्पेसिफिक फंड ये इस साल क्रिएट हो रहा है, इसलिए ओपनिंग नजर नहीं आ रहा था, आपको ओपनिंग नजर आ रहे हैं 2, एक एंडोमेंट फंड, दूसरा जनरल फंड, तीसरा ये भी आ गया, क्योंकि ड्यूरिंग इन 24 में हम खड़े हैं, 24 में, इन 24 वो कह रहा है कि ये पास किया रेजोल्यूशन, ओपनिंग कोई नहीं था इस साल, जितना सरप्लस आएगा उसका। अच्छा अब आप कहोगे सर सरप्लस गलत आया, 30% गलत, तो नहीं, सरप्लस में कोई गलती थी जिससे सरप्लस की अमाउंट गलत आई, तो उसका नंबर कट चुका है, अब आपने उस गलत अमाउंट सरप्लस की के ऊपर 30% लगा के जनरल फंड से निकाल के इस स्पेसिफिक फंड में डाला, इसके पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ये ज़हन में रखें, बार बार मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूं, ओके पॉज होना है बस, ठीक है। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इनकम में 2 मिलियन पड़ा है जो कि एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है कि एंडोमेंट फंड में डालना है, यार किया हुआ है ये काम यार, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब किया हुआ था, याद है सवाल, ठीक है, तो वो कह रहा है कि 5 में से 2 मिलियन एंडोमेंट में जाना है, ठीक है, ये काम भी हमने करना सीखा था, तो एंडोमेंट फंड में जाना है, तो फिर बाकी कहाँ जाएगा, बाकी फिर बस इनकम में डाल दो, इनकम एक्सपेंडिचर मैं यूं लिख देता हूँ, सिंपल, वहां पे इनकम में। नो एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर एक्रूड एक्सपेंसेस ऑफ 2.5,
एक्रूड एडमिन एक्सपेंसेस, तो एडमिन एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट को मसला, ये कहता है ये एंट्री नहीं हुई तो कर लो। एक्रूवल की एंट्री नहीं हुई, उन्होंने कहा एक्रूवल भी बच्चों को पढ़ाकर भेजते हैं उस्ताद, 2-2 दिन 3 दिन लगा के, जरा टेस्ट तो करें, लिफ्ट कराते हैं नहीं कराते। फिर एंड प्रीपेड, प्री पेमेंट की एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एसिड बनता है ना, तो प्री पेमेंट ले ला यार, ले ला, तेरी मेहरबानी ले ला यार। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, प्री पेमेंट डेबिट, और कौन सा एक्सपेंस है? मार्केटिंग, मार्केटिंग एक्सपेंस क्रेडिट। अब ये दोनों चीजें ट्रायल में पड़ी हैं, प्रीपेड मार्केटिंग डेबिट, मार्केटिंग एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से? ये दोनों ट्रायल में पड़ी हैं चीजें, वहां से उठाओ, वहां से एडजस्टमेंट हो जाएगी जब कर रहे होंगे सो। ठीक है। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, बहुत आसान, बहुत आसान। कंट्रीब्यूशन रिसीव कंप्राइजेज फॉलोइंग, कहता है ये जो ऊपर ढेर सारी बड़ी फिगर आ रही थी ये, यार तुम उस्ताद जरा नीचे नहीं आ जाते ऐसे, ठीक है। ये जी कह रहा है कंट्रीब्यूशन के अंदर, ये जो कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है इसके अंदर क्या क्या पड़ा है? ओहो, 5 मिलियन जो है एंडोमेंट फंड में, चलो जी, इनकम भी आई थी और यहां से कंट्रीब्यूशन भी आ गया एंडोमेंट का, कोई मसला नहीं। एंडोमेंट में से निकलना कुछ होता नहीं है, फेंक ही जाते हैं चीजें। वो जो इनकम कमाई है इन्वेस्टमेंट इनकम, ये इन्वेस्टमेंट इनकम इसी से ही आई होगी। वो इन्वेस्टमेंट पड़ी है वो एंडोमेंट फंड के अगेंस्ट पड़ी होंगी, एंडोमेंट फंड आया, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई होगी, ऐसे ही चलता है। एंडोमेंट फंड में कुछ निकलता नहीं है, सिर्फ फेंका जाता है, नया कंट्रीब्यूशन आ जाता है, इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाती है, कोई अपने पैसे निकाल कर भी, हमने तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में अपने पैसे भी निकाल के एंडोमेंट में डाले थे, याद आ रहा है कुछ? ये सब याद है आपको भाई, कुछ नहीं होता, सब आता है। 10 मिलियन जो है वो डोनेट हुआ है विद द स्टिपुलेशन रिस्ट्रिक्शन दैट इट मस्ट बी यूज फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। ये कहीं अलग करने की जरूरत नहीं है, ये इनका काम है। उसने क्या बोला था, वो कहता है कि गूची वेलफेयर हॉस्पिटल ऑपरेट्स अ फार्मेसी जिसमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री मेडिसिन, तो ये तो उनका काम है, तो इस काम के लिए ये पैसे आए हैं, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी देयर। लेकिन 13 मिलियन जो है वो कॉर्पोरेट डोनर ने दिया है टू पे नर्सेज सैलरीज। ओह, ये भी तो का भाई अस्पताल में नर्सों की सैलरीज ही होनी, और क्या होना है, ये भी जनरल ऑपरेशंस के लिए है, लेकिन एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है, तो क्या हुआ, जनरल ऑपरेशंस के लिए है ना, जनरल ऑपरेशंस के लिए, अगले साल के लिए है। मुसीबत ये है, अगर इसी साल के लिए होता तो जान दो जान दो जान दो जान दो, जाने दो इनको भी। लेकिन मसला क्या था, फॉर द ईयर 25 है, तो इसको फिर आपको यहां से इनकम में भी नहीं डालना, इसको आपने फिलहाल लायबिलिटी में रखना है। कितना? 13 ये लायबिलिटी बनेगा, लायबिलिटी है, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड है, अगले साल। छोटी सी एग्जांपल की थी एक, जब आपने अगले दिन आके पूछा भी था कि सर बिल्डिंग को कह रहे हैं कि बेचकर या पता नहीं पैसे जो है वो जनरल, हाँ पैसे जो उन्होंने दिए एक बंदे ने तो जनरल ऑपरेशंस के लिए दिए हैं, लेकिन बच्चों ने ये गौर नहीं किया कि उसमें लिखा 3 में मिले 4 और 5 के लिए। तो मैंने कहा था 4 और 5 में, ये मेरे ख्याल सवाल भी तुमने किया था जहां तक मुझे याद पड़ता है, सचमुच मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, लग रहा है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था वहां पे कि अगर 3 में पैसे आए और 4 और 5 के खर्चों के लिए हैं तो 3 में वो लायबिलिटी है। हमने उस एग्जाम्पल में किया भी था, वो एग्जाम्पल शुरू में पढ़ी होनी है, अगर कहोगे तो दिखा दूंगा, लेकिन की हुई एग्जाम्पल फायदा कोई नहीं, ठीक है। आपको भी याद आ रही होगी एग्जाम्पल, होमवर्क में देखे अगले दिन डिस्कस किया था, बच्चों ने सवाल पूछा था कि सर जनरल ऑपरेशंस के लिए पैसे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने कहा वो अकल के नहीं, आंखों के नहीं, वैसे ही मजाक में अंधे जो हो, आप देखो तो सही, 3 में खड़े होकर 4 और 5 के पैसे मिले तो 3 में तो वो लायबिलिटी है, ठीक है, ओके। और आखिर में अदर कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी काम के लिए और नहीं थे बस, तो इसका मतलब 5 निकलना है और 13 निकलना है, सुकून मॉल। इतना लंबा पॉइंट, निकलिया कुछ नहीं। उसके बाद ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से मुश्किल पॉइंट था कि टोटल 150 मिलियन के कैपिटल एसेट्स हैं, वो कहता है उन 1 मई 22। अब कुछ माशाल्लाह से नजर रखने वाले बच्चे क्या करते हैं, 22 नहीं देख रहे, 22 और 24 में फर्क नहीं देख रहे। 1 मई 22 का मतलब है पिछले से पिछले साल खरीदी थी या जो भी था, एक्वायर किया था हॉस्पिटल बिल्डिंग को। GWH एक्वायर्ड आ हॉस्पिटल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग एक्वायर की थी इन्होंने, ठीक है, फॉर 100 मिलियन, ठीक है। तो खैर
ये फाइनेंस की गई थी थ्रू लोन। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में लैंड है 30 मिलियन। अब असल मसला पता है क्या है? असल मसला ये है कि इस 150 के अंदर 100 मिलियन ये बिल्डिंग है, तो 50 मिलियन फिर अदर्स हैं, ऐसा ही है बोलो। जबकि इस 30 में भी बिल्डिंग भी होगी और ये नहीं था पता, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी। लेकिन कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, डेट ऑफ परचेज उसने दी हुई है। अब अगले सफे पे जाके उसने बोला, अब ये छोटी मोटी चीजें हैं भाई, 18 नंबर में से कोई छोटी चीज मिस भी हो जाए, इसमें मैक्सिमम चीजें आप 12-13 नंबर तो मेरे जैसे के भी आ जाने। आप तो अच्छे बच्चे, आप 14-15 नंबर तक ले सकते हैं इसमें से, नहीं एक दो बातें रह जाती हैं और नहीं रहेंगी जिसकी उसके पूरे नंबर होंगे, तो उसको फूल लगते हैं। बात तो इतनी सी है कि बिल्डिंग को 6% से डेप्रिशिएट किया जाता है स्ट्रेट लाइन, जबकि बाकी एसेट्स को 10% रिड्यूसिंग बैलेंस। इसका मतलब 33 में कितनी बिल्डिंग्स का ये था और अदर कैपिटल एसेट्स डेप्रिशिएट 10% रिड्यूसिंग, मतलब जो 33 है ना, 33 था ना, 33 हाँ 30 में बिल्डिंग वाला अलग करना पड़ेगा। बिल्डिंग वाला अलग करना इसलिए जरूरी है कि उसको माइनस करने के बाद अदर कैपिटल एसेट्स का आए, अदर्स का आएगा, अदर कैपिटल एसेट्स का आएगा। ये करंट एसेट्स नहीं है यार, अदर कैपिटल एसेट्स का आएगा, तो फिर ही आप उसको नेट कर सकेंगे 50 में से और बुक वैल्यू पर रेट लगा सकते हैं ना। रिड्यूसिंग बैलेंस जो है, बात समझ आइए? ओके, अब ये एक छोटी सी कैलकुलेशन थी। अब 100 में वो कह रहा है बिल्डिंग के 100 में 30 क्या है लैंड, तो 70 क्या है? यकम मई 22 से शुरू कर दो, यकम अक्टूबर 22 से 31 दिसंबर 2023 तक कर लो। ये ओपनिंग है ना, ओपनिंग यानी यकम यानी 24 तक, तो जो फिगर आ जाए उसको माइनस कर लेना। ये कैलकुलेशन सिंपल आई 16 की कैलकुलेशन पर थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन। उसके बाद हाँ, ये एक पॉइंट है, द लोन प्रिंसिपल इज टू बी रीपेड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20 मिलियन ईच अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट 12% ऑन 30th अप्रैल। अब 2022 की बात कर रहा है कि हमने ये काम किया था और 2022 के अंदर ये यहां पे यकम मई को 100 मिलियन का लोन लिया था, क्योंकि कह रहा है कि 100 मिलियन की बिल्डिंग ली है जो कि बैंक के लोन से फाइनेंस की थी, लोन लेकर, ठीक है। अब इसकी किस्तें जो हैं वो हर साल 30 अप्रैल को एक 20 माइनस होना है, फिर ऐसे ही 30 अप्रैल को एक और 20 माइनस होना है। अब हमारा ये 2024 चल रहा है, ठीक है, तो 100 में से एक 20 निकल चुका था, ठीक है, और इस साल के एंड तक 2 20 निकल चुके हैं। तो इसका मतलब जो यहां पर फिगर आ रही है, कितनी आ रही है लॉन्ग टर्म लोन की, देख लो, नजर भी आ गया, 2 किस्तें 20-20 की निकल चुकी हैं। यहां पर लोन कितना आउटस्टैंडिंग है, अगर 2 20 निकल चुके हैं तो लोन कितना आउटस्टैंडिंग है। पर मसला क्या है, इस पूरे साल में क्या 60 आउटस्टैंडिंग था? नहीं, पहले 4 महीने में 80 था और फिर अगले 8 महीने में 60 था। अब हम एक्सपेंस निकाल लेंगे और देख लेंगे एक्सपेंस कितने और पेमेंट कितनी हुई है। बड़ा आसान है, देखो ये एक्रूअल है और ये वो टीपू शीपू वाले जो सवाल थे, कौन से 3-4 IAS 23 के अंदर, उन्होंने हेल्प करनी। कोई भी चीज निकम्मी नहीं जमाने में, ठीक है, कोई भी चीज जो है ना वो आपके सिलेबस में ऐसी नहीं थी। इतना टाइम ही नहीं होता बेटा, एक भी छुट्टी नहीं की हमने, हर रोज पढ़ते थे। तो क्या कोई ऐसा काम हम कर रहे होंगे पढ़ते हुए कि जो जरूरी ना हो? परफेक्शन की तरफ लेकर जाना होता है हमने चीज़ों को, बाकी खाना पूरी तो हो ही जाती है, कोई मसला नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ भी आपको नजर आएगा, काम आने वाली चीज़ थी। आज बुलाया सिर्फ इसलिए, आज और परसों, ये बताने के लिए। एक तो सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंट रहो। ये सबसे मुश्किल सवाल है इस अटेम्प्ट का। मैंने अभी IAS 16 वाला पढ़ा नहीं, मैंने परसों पढ़ाना, कल आज या कल में देखूंगा किसी वक्त, लेकिन आई बेट मैंने उस वक्त पढ़ा था, ये बहुत आसान लगा था मुझे। ये सबसे मुश्किल सवाल है, NPO का सबसे मुश्किल सवाल था पर्चे के अंदर। इसने जो मुमकिन हो सकता था इसमें डाला था, बिस्मिल्लाह करा, ठीक है, तो फिर भी मुश्किल नहीं है। अच्छा भैया देखो, 12% हमने कहा जी 80 इंटू 12% इंटू कितना बनता है 30 अप्रैल तक, 4 महीने, बोलो, प्लस फिर बच गया 60 इंटू 12% इंटू 8/12, टोटल कितना बनता है एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है 8
और सवाल में वो कह रहा है जी पे किया हुआ है सिर्फ हमने 3.2, इसका मतलब कितना और 3.2, हाँ 4.8 का मजीद एक्सपेंस बुक करना है, उसकी पेमेंट नहीं हुई। तो एक्रूअल की एडजस्टमेंट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। अरे यार आपकी फेयर एडजस्टमेंट पड़ी हुई है, 1 अक्टूबर पे मेडिकल इक्विपमेंट विद फेयर वैल्यू ऑफ 40 आ गया है। मैंने स्पेसिफिकली कहा था, एक सवाल में आपने कहा था सर वो तो इस तरह किया हुआ, मैंने कहा था नहीं गलत है गलत है गलत है। हमने क्या करना है, इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, यानी इसकी एंट्री होगी इक्विपमेंट डेबिट कितने पे 40 पे, और फिर डेफर्ड लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी क्रेडिट कर लेनी थी हमने, ये 40, इधर एसेट को डेबिट करना था और साथ ही लायबिलिटी को इनकम बनाना था। ये मैंने कहा था आपको, सवाल का नाम नहीं याद रहा इसका सोल्यूशन में, नहीं चौंतार में शायद ये था या नहीं था, एक एस्टेक वाले सवाल नाम का सवाल था जिसमें गलत था ये सोल्यूशन, पीछे हमने क्लास में या कोई था सही एक सवाल जिसमें बकायदा मैंने करवाया, 14वां भाई कह रहे हैं, चलें मैंने करवाया सवाल, आप लोगों ने अगले दिन कहा सोल्यूशन में ये गलत है, मैंने कहा वो गलत वाला खराब है, वो काट दो उसको, यही ट्रीटमेंट है, गलती से हो गया होगा, वही चीज आई हुई है कि डोनेशन, तो उसने मुमकिन हर मुमकिन चीज डाली हुई है। अगला पॉइंट तो हमने कर लिया, अब आधा घंटा लगना चाहिए इस सवाल को, करें शुरू है जी। रिक्वायरमेंट्स की तरफ से चलना है, सारा सवाल पढ़ लिया, सवाल को कम से कम 2 दफा पढ़ना है शुरू करने से पहले। इस सवाल में कोई मसला अभी तक तो नहीं नजर आया, ये मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल सवाल था, लेकिन इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके का नॉलेज से बाहर हो। आई क्या भी कहता है किताब से बाहर नहीं आना, किताब में हमने सारा कुछ पढ़ लिया, तो पर्चे में और कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि आपकी परेशानी या महीने तैयारी वाले में आपकी सुस्ती, दैट्स इट। GWZ ऑल्सो ऑपरेट फार्मेसी, अच्छा अब ये फार्मेसी वाली एडजस्टमेंट कर लेते हैं जी। तो एक चीज है यहां पर मैं कैंटीन ट्रेडिंग एक्टिविटी लिख लेता हूं, मुझे क्या क्या चाहिए देख लेना जी। ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपकी कैंटीन आ रही है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कैंटीन, मैं कह चलो वर्किंग जितनी यहां हो जाए अच्छा जी बच्चों। अब यहां पर आना है कैंटीन की सेल्स, लेस करेंगे हम कैंटीन की कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हम लेजर बनाएंगे, कैंटीन का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। एहतियातन एक आधी लाइन छोड़कर 2 लाइन छोड़कर रखेंगे हम, ताकि अगर कोई और खर्चा आ जाए तो वो भी हम ले सके, ठीक है जी। वैसे इसमें नजर मुझे कोई नहीं आया कोई और खर्चा, ठीक है। चले उसके बाद आगे अब यहां से वर्किंग शुरू कर देते हैं। अच्छा अब सबसे पहले क्या नजर आ रहा है आपको, फार्मेसी की ये इन्वेंट्री, जिसके बारे में मैंने क्या बताया आपको, इसको आपने राइट डाउन करना है, 25 पर रखा हुआ है तो इसको राइट डाउन करके, तो वही जैसे करेक्शन में सिखाया था, इन्वेंट्री 25 पे है तो इसको 22 पे लाना है, तो इन्वेंट्री को क्या कर लो कम, दूसरा इंपैक्ट आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दो। अब ये सेल तो है नहीं कि इसको कॉस्ट ऑफ सेल कहूं, ये यूज होने वाली वो स्टेशनरी, वो क्रॉकरी, वो ऑफिस सप्लाईज, बिल्कुल मेडिसिन ऐसे ही यूज करने के लिए। वो हमने चौंकदार वाले में भी देखा था जिसमें आपने वो हॉस्पिटल सप्लाईज थी जिसमें वो कंज्यूम हो रही थी, बेसिकली ये कंज्यूम हो रही है तो एक्सपेंस निकलना है, ठीक है। और वो एक्सपेंस उसने फेस पे अलग से नहीं डाला था, बल्कि उसने क्या बोला था, आगे निकल गया था उस्ताद जी, उसने बोला था ये क्लिनिकल एक्सपेंसेस में जिसमें इंक्लूडेड है फ्री मेडिसिन भी, ठीक है। तो आपने अब इस फिगर को पकड़ लिया, ठीक है, आपने कहा आ तेरे जिन निकालें, तो क्लिनिकल एक्सपेंसेस ने आना एक्सपेंसेस में, ठीक है। और कितना है जी ट्रायल के अंदर, और दूसरी चीज जो है वो ट्रायल के अंदर पड़ी है करंट एसेट्स में इन्वेंट्री मेडिसिन की, वो कितनी है बता दो, 25। एम आई राइट? 2 चीजें मैंने उठा ली ट्रायल से, यही हमारी तरतीब रही है शुरू से, ये लो ये भी उठा ली, ठीक है। अब ये दोनों फिगर्स उठ गई, अब एडजस्टमेंट आ गई, 25 पर पड़ी है इन्वेंट्री, अरे 25 पर पड़ी है, कम करो इन्वेंट्री क्रेडिट, और दूसरी तरफ एक्सपेंस क्या हो जाएगा डेबिट। तो 3 रुपए से मैंने ये माइनस, बल्कि तरतीब से इन्वेंट्री, हाँ तरतीब वही थी, एक्सपेंस डेबिट
एक्सपेंस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, अब किसी एक तरफ ये वर्किंग शो कर दो, मैं तो कहता हूं यहां शो कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी 25 पे पड़ा था, इसको हम उठाकर ले गए ना 22 पे, तो ये इंपैक्ट आया। अभी रुक जाओ, कोर एडजस्टमेंट से है तो नहीं, लेकिन आ ही जाती है कोई। यहां पे नहीं समझ आ रही तो इसको अलग से ट्रीट कर लो। समझ आ रही है? एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, कोई मसला किसी को? चलें आगे। दूसरा कौन सा है जी? दूसरा है कैंटीन वाला मामला। अब कैंटीन का देखो मैंने यहां बना भी दिया था। कैंटीन का तो हमने क्या बनाना है जी? लेजर बनाना है। तो नंबर 3 पर इन्वेंट्री कैंटीन, इन्वेंट्री कैंटीन। अब ओपनिंग सवाल में गिवन था, ट्रायल में से जो फिगर उठाते जाए उसको टिक करते जाए। समझ आ रही है? परेशान लग रहे हो? पक्की बात है? 100% समझ आ रही है? पक्का? सही। भाई एक मिनट, भाई क्यों नहीं आया अभी तक? उन्हें बोल दो यार, कितनी देर लगेगी? आपने बोला जब बच्चों ने कहा पीछे पड़े टेस्ट, तो फिर आप पढ़ लो उनको। ये अहमद को तो सबसे पहले दो ना आके, अहमद हाथ खड़ा करो। बाकी उन्हें फौरन कहें यार कॉपीज लेकर आए जो बच्चे। अहमद को 2 कॉपियां दो, लेट की वजह से भी एक दे दो। होगी यार, आपको रोला डाला हुआ बच्चों ने। उन्हें कहें कॉपीज लाकर रखे पीछे और आते हुए बच्चे को दे आप कॉपीज। यार टेम्पो तोड़ दिया यार आप लोगों ने यार। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, पक्का टाइम हैगा। टाइम नहीं कहते वो लोग, टाइम कहते होते हैं। ठीक है, पक्का टाइम। मैंने तो कई जगह पर लिखा हुआ भी देखा टाइम। ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग, ये 3 चीजें आ गई। 12, 14 और 10:30। 12 फिर परचेजेस 14। ट्रायल वाली हर चीज का सिंगल इंपैक्ट आता है। ये बड़ा हॉस्पिटल है, अकाउंटेंट्स बिठाए हुए इन्होंने, तो ये डबल एंट्री से पहुंची हुई है चीज। परचेज डेबिट, क्रेडिटर या कैश क्रेडिट होकर आप तक पहुंचा हुआ है। ट्रायल वाली हर चीज बताया था, ये तो बचपन से ये तो सुना, कम से कम इतनी गलत इंट्रो याद रह गए आंधी थानू। ट्रायल वाली हर चीज का सिंगल इंपैक्ट और अदर इंफॉर्मेशन का डबल इफेक्ट। तो ट्रायल वाली हर चीज एक दफा आना है, उठाकर लिखो जहां उसको लिखना। ठीक है, तो ओपनिंग आ गया, परचेज आ गया। अब क्लोजिंग की वैसे डबल एंट्री होती है, हम वही कर रहे हैं। हम कॉस्ट ऑफ सेल में से क्रेडिट करते हैं, बैलेंस शीट में लिख देते हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग आ रही होती है। एनीवेज, हम तो इस तरतीब पे चलते हैं। तो कैरी डाउन हमने क्या ले लिया? अब ये 10.5 की वर्किंग शो करने की कोई जरूरत नहीं, सवाल में गिवन था। 3 तो हमने निकाला ना, 25 माइनस 22 करके इसको राइट डाउन किया था। नहीं समझ आई? अब ये एडजस्टमेंट का असर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल पे पड़ जाना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल आपने निकालनी है बैलेंसिंग, कितनी? 15 पॉइंट। अब ये देखो, ये 15.5 इधर आ गया, और ये क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ व्हाट? इन्वेंट्री ऑफ क्या चीज है? कैंटीन। ये अब इसको आप वर्किंग का रेफरेंस भी ना दो, सवाल में जो गिवन थी, सवाल में 2 इन्वेंट्रीज गिवन थी, बैलेंस शीट में, वो ट्रायल में नहीं थी, ट्रायल में ओपनिंग पड़ी थी, क्लोजिंग में 2 इन्वेंट्रीज गिवन थी। आपने किस पे रखनी है? जो सही वाली है उस पर रख लो ऑटोमेटिकली। अगर यहां पर आप क्या लेते, क्या वो कॉस्ट क्या थी? 11। अगर यहां 11 लेते, देखो यहां 11 लेते तो यहां पे क्या आता? 15। आपने इसको राइट डाउन किया, 10.5 पे लाए। अब इन्वेंट्री के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, देख लो, एटक मैटक। ठीक है जी, तो 10.5 इधर आ जाएगा। ठीक है, और सही है। आगे बढ़ो, एडजस्टमेंट हो गई। हालांकि आप सेल लिख के फटाफट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन एंड पे करते हैं। अब आने दो, गड्डी नु आने दो, 1 इज ओवर। हाँ जी, 2 के बारे में कहता है, रेजोल्यूशन पास किया है, 30% ऑफ हर साल का सरप्लस एलोकेट करना है, और उसका नाम रखना है HC फंड। हेल्थ केयर को जरा मैं शॉर्ट फॉर्म में बोला। तो यहां पर आना है जी मामला। अभी मामला आया नहीं है, लेकिन हम एहतियातन पहले ही लिख लेते हैं। यहां पे आएगा ना सरप्लस, जब बोलो सरप्लस आएगा तो उसमें से हम क्या करेंगे? ट्रांसफर टू
हेल्थ केयर फंड, ठीक है, ये हम कर लेंगे यहां पर। इस जगह बना लेते हैं, जनरल फंड आ जाएगा, एंडोमेंट फंड ने आना है, और यहाँ पर आना है जी आपका हेल्थ केयर फंड। ये दो तो मुझे नजर आए हैं ना, 3, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा तो जनरल फंड में से कुछ अमाउंट निकाल कर इधर डाल देंगे, ठीक है। पर मैंने वैसे एडजस्टमेंट लिख दी कि आपने सरप्लस को, जो भी सरप्लस आएगा उसको आपने हेल्थ केयर फंड में फेंकना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो 30% होगा। तो मैंने कहा अभी जहन में आपने तो करके रखना है, बहरहाल मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, ठीक है, सही है। चल, ताकि एडजस्टमेंट पे दोबारा ना आना पड़े, बस ठीक है, एडजस्टमेंट एक बार कर दी मैंने फारिग। आप यूं लिख लो, लिख के रख लो, फिर जब आएगा सरप्लस तो प्लस माइनस बस बेशक बाद में लिख लेना, ब्रैकेट बाद में, लेकिन एक हेडिंग बन जाए। तो 30% आ गया इधर। इन्वेस्टमेंट इनकम, किधर हो तुम, आ जाओ। इन्वेस्टमेंट इनकम में 2 रुपए, क्या सॉरी, क्लिनिकल इनकम टेक की है मैंने, हो नहीं सकता। कहां की क्लिनिकल इनकम, कहां टेक की हुई है बेटा? ये 5 मैंने किया है टिक, ये तो इन्वेस्टमेंट इनकम है, और अभी इसको उठाया है इसीलिए लेके जा रहा हूं, अब अभी टिक करके ले जा रहा हूं। क्लिनिकल इनकम पड़ी है, ये 47 है, वो लिख ली। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, लिख ली है, टिक नहीं की है, ये कह रहे हो। ओके ओके, तो एडजस्टमेंट जो नहीं है, इसको नहीं टिक किया हुआ था फिर। अच्छा जी सुने, मुझे दाल लगा रहा है कभी इधर कभी। सुनो भाई सुनो यार, एडजस्टमेंट भाई चलो कहीं नहीं है, लिखना है तो लिख लो यार। अच्छा इधर देखो, अब क्या चीज कर रहा था मैं, हाँ इन्वेस्टमेंट इनकम 2 मिलियन की जो है वो एंडोमेंट फंड में डालनी है, क्लियर। तो एंडोमेंट फंड में डालनी है इन्वेस्टमेंट 2 की, तो 5 उठा लो। यही तरतीब थी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में। यहां मैंने लिखा आकर इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, कितना सादा सवाल, 5 है 5। अब इस 5 में से 2 को यहां से डेबिट करके एंडोमेंट फंड में क्रेडिट कर दो, एंडोमेंट फंड, ठीक है। एंडोमेंट फंड पता नहीं ओपनिंग कितना होगा, फिलहाल ये अब आ गया है। इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है जी, 2, ठीक है जी। तो ये आप एंट्री, डबल एंट्री सिखाई थी आपको, ये डबल एंट्री से आया है, अगर आपने डबल एंट्री से करना है तो। नहीं तो यूं कह लें, आप कहेंगे वहीं पे मैंने सीधा कर दिया, 3 उधर भेज दें 2 इधर भेज दें, तब भी ठीक है। वैसे मैंने करेक्टिंग एंट्री की है, क्योंकि उसने क्या एंट्री कर रखी है, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट। मैं कह रहा हूं नहीं, कैश डेबिट एंडोमेंट फंड 2 से क्रेडिट और इनकम 3 से क्रेडिट होनी चाहिए थी। तो चलो कोई नहीं, अब 5 को सही कर लिया, वहां से जो क्रेडिट हुआ पड़ा था ज्यादा सारा, उसमें से 2 को डेबिट किया, वो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। देख लो, नहीं नजर आ रहा, समझ नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, ये मैं बोलता हूं फिर नजर आएगा। 5 है, इतनी जगह हो, अगली सीट पे आओ, अगली सीट पे आओ, जरा जगह दो इसको। चौधरी इधर होके बैठो यार, नजर आ रहा है कौन? ओके, नहीं तो इदरीस को वहां से उठा दें। वैसे तुम लोगों ने बाय ऑप्शन भी बीच में बैग भी रखा हुआ है, और सिर्फ अरे मतलब नजर आ रहा होगा तो बैठे हुए ना ऐसे। अच्छा सुनो भाई, ये इनकम नजर आ रही है, असल में ना मैंने आपको यूं बताया था कि उसने एंट्री कर होना चाहिए था, मैं कह रहा हूं होना चाहिए था कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट, एंडोमेंट फंड क्रेडिट, इस तरह से। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट 5 से। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, हम कह रहे हैं जी ये इन्वेस्टमेंट इनकम को 2 रुपए से डेबिट करो और इसको एंडोमेंट फंड में क्रेडिट कर दो। तो यही मैंने किया है डायरेक्टली, ठीक है। और ऐसे हमने किया भी था प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब वाले सवाल में, 2-3 चीजों में ऐसे किया था। ये समझ आया, ये एक्स्ट्रा जो बात की फजूल में। लो जी नेक्स्ट, सबसे मुश्किल सवाल, इतना सही है बस। लो जी, नो एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर एडमिन एक्सपेंसेस
और मार्केटिंग, ठीक है। तो इन दोनों को भी उठा लो, इनको आओ तुम्हारे भी जिन निकाले। 45.6 और 15.2, 45.6 एडमिन एक्सपेंसेस है, ऐसे ही है। कितने है जी? 40। देखो ना, वो कह रहा है एक्रूवल की एंट्री इसमें नहीं पड़ी, एक एक्सपेंस पेएबल था नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो करते हुए क्या करेंगे? एक्सपेंस बढ़ाएंगे और पेएबल रिकॉर्ड कर लेंगे। नहीं करना है ना, ब्रैकेट में कर लें। दूसरा कौन सा है जी? मार्केटिंग एक्सपेंस। दूसरा कौन सा है जी? मार्केटिंग। इसके बारे में कह रहा है कि इसमें भी एक्रूवल प्री पेमेंट की एंट्री नहीं हुई, मतलब प्री पेड नहीं निकाला इसमें से, एक्सपेंस एक्रूड एक्सपेंस डाला नहीं है क्योंकि पेमेंट नहीं हुई थी, और प्री पेड निकाला नहीं क्योंकि पेमेंट हो गई, तो उन्होंने पेमेंट की बेस भी रखा होता है नॉर्मली, ये मसला होता है, ठीक है। अब ये कितना है? हाँ, बात ये 0.1 तो ना आउट हो जानी सारी बैलेंस शीट सही है। चलो अब देख लो भाई क्या एडजस्टमेंट है कि जी 2.5 एक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री नहीं हुई, तो एक्रूड एक्सपेंस का एक्रूड मतलब पेएबल, मतलब पेएबल की एंट्री तो करो। एंट्री क्या होती है पेएबल की? एक्सपेंस डेबिट कितने से? 2.5 से, एक्सपेंस डेबिट 2.5 से, और पेएबल क्रेडिट। क्या नाम है इसका? वैसे को पहले पेएबल आ रहा है ट्रायल में, कोई एक्रूवल्स उसी में ना फेंक दें, जान छुड़ा लें, क्या कहते हैं, अरे आसानी में जगह तंग है मेरे पास, वरना कोई ऐसा मसला नहीं है। आप एंड पे ट्रायल में से जाकर एक्रूड एक्सपेंसेस को अलग उठा लें, आप यहाँ पे अलग एंट्री कर लें एडमिन एक्सपेंस पेएबल की, कोई मसला नहीं है इसमें। मुझे जरा जगह का मसला है, इसलिए मैं यहाँ पर एडमिन ये एक्रूड एक्सपेंसेस जो कि ट्रायल में गिवन है उनको उठा रहा हूँ। 2 उसको भी टिक कर लें, सही है। ये इससे मसला तो नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं आप एंड पे आए, एक्रूड एक्सपेंसेस आपको 2 नजर आए, कोई मसला नहीं, आप उठाकर उसको लिख दें। अभी ये एंट्री अलग से कर लें, कोई इशू नहीं। आप प्रीपेड की एंट्री कर दें और बाद में आए तो यहां से कोई प्री पेमेंट मिल जाए। कोई है प्री पेमेंट भी? कहते हैं नहीं प्री पेमेंट तो है ही नहीं, होते करना है, होते एनजी करना पड़ना। चलो अच्छी बात है, प्रीपेड को कोई प्री पेमेंट्स नहीं पड़ी हुई ऑलरेडी, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। अब डबल एंट्री एडमिन एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड एक्सपेंसेस एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। मैं ये जो कहा है समझ आया कि आपने नहीं ट्रायल वाला 2 उठाया, कोई बात नहीं, आप 2.5 की यहाँ एंट्री कर देंगे, फिर जब ट्रायल में जाएंगे तो 2 निकलेगा, अगली लाइन में लिखेंगे एक्रूड एक्सपेंस 2, कोई मसला नहीं है, पूरे नंबर है इसके, कोई मसला नहीं। मुनासिब ये होता है, वैसे अगर पकड़ में आ जाए बात तो ऐसे कर लें, ना आए तो पनिश नहीं करता, ठीक है, सही है। दूसरा कौन सा है जी? एक्रूवल जी। हाँ जी, सॉरी जी, एक्रूवल क्या है? प्री पेमेंट है, प्री पेड एसेट डेबिट करो, मार्केटिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। तो प्री पेमेंट डेबिट, प्री पेड मार्केटिंग, प्रीपेड मार्केटिंग डेबिट। अब इसका ना कोई पहले से था नहीं, पढ़ा होता ना, जैसे प्री पेमेंट्स नजर आ रही होती मुझे तो मैं प्री पेमेंट्स भी यहां लिख लेता, उसी में जरा इजी हो जाता है, मेरे लिए जगह का मसला होता। बाकी वो यहां पर भी ऐसी है, प्री पेमेंट अलग एंट्री करो, ट्रायल में से फिर निकल आता है, अल्लाह करे बाद में निकल आए, मैं कह रहा हूं अब मुझे नजर नहीं, अल्लाह करे बाद में निकल आए, मैं बाद में उसको अलग से लिखूं, फिर आपको देखो यार कुछ हुआ, कोई मसला नहीं है, नंबर मिलेंगे। खैर एनीवेज, नजर में से मैंने मारी कि नहीं नजर आया मुझे। मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 4.2 प्री पेमेंट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। एक एंट्री तो और की जगह रखो, वो ऊपर लिख लेंगे वैसे, अब यही हो सकता है फिर, अब जगह के मसलाइल तो हैं ना अब मेरे बोर्ड पे। नेक्स्ट लो, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, 1 मिनट का काम है। अब इसी तरह से उस 170 को पकड़ लो, ये 170, ठीक है, ये उसने एंट्री कर रखी है कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट, हम उसमें से जो जहां पे इधर नहीं आना तो यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। हमने क्या डिसाइड किया था? हमने कहा था इस 5 को निकाल लो और इस 13 को निकाल लो, बाकी सब वहीं पड़ा रहे। 5 निकाल के एंडोमेंट फंड में और 13 निकाल के लायबिलिटी में, ठीक है।
एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे आकर लिखें कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इनकम लिख लो, ये लो इनकम लिख लो, कितना ही टोटल 100। अब इसमें से 5 निकालो और एंडोमेंट फंड में ले जाओ, तो निकालो डेबिट और क्रेडिट कर दो इसको। अब अल्लाह करे कुछ और ना आ जाए, जगह मुक गई मेरे को। कंट्रीब्यूशन इनकम कितना 5, और इसमें से और कितना निकालना है 13। 13 निकाल कहां ले जाएं, लायबिलिटी में। तो 13 यहां से कितने गया, ये डेबिट 13, क्रेडिट करंट या नॉन करंट, सिंपल अगले साल 25 के लिए है तो करंट, ठीक है। तो पेएबल लायबिलिटी फॉर नर्सेज सैलरीज, कितना जी 30। जगह दे रोले पै गए जी, हूँ सवाल मुक्कण वाला हो गया ना। नहीं जी, नेक्स्ट। बाकी फिर एंड पे जब टोटल करेंगे ना तो वो माइनस करेंगे तो वही बैलेंस आ जाएगा, मैं भी साथ साथ नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें 2 चीजें हैं। इस हिस्से में आपका एसेट का इंफॉर्मेशन है, इस हिस्से में आपका लोन का इंफॉर्मेशन है। तो अब लोन वाली चूंकि बात मैंने पहले कर ली है, कैलकुलेशन भी हो गई है, तो मैं इसको करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो, ठीक है। मैं तो कहता हूं लोन के लिए ना आप लेजर बना लें, इट वुड बी इजी। एक्रूअल में इंटरेस्ट एक्सपेंस, लोन का नहीं मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस का, लेजर आपने कई बार बनाया है तो बना लेंगे, आसानी हो जाएगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ओपनिंग में कोई पेएबल नजर आ रहा है सवाल में, ओपनिंग में कोई पेएबल नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, ठीक है जी। नहीं बेटा 1 मई पे लिया है, लेकिन वो 1 मई आज से 2 साल पुराना 1 मई है, ये ध्यान में रखो। वो 1 मई 22 में लिया था, ठीक है। खैर चलें छोड़े। ओपनिंग पेएबल नजर नहीं आ रहा तो खुद से कैसे कह सकता हूँ पेएबल मतलब वो हो जाता होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 30 अप्रैल को पे होता है, यानी 30 अप्रैल को पेमेंट हो गई होगी, 30 अप्रैल को पेमेंट हो गई होगी, इसीलिए तो ओपनिंग पेड, ओपनिंग था भी, ओपनिंग कर लो, करना है तो ओपनिंग कर लो। पूरी कहानी करते हैं, फिर पूरी कहानी करते हैं, आ जाओ फिर अगर समझ नहीं है तो। ये हमारा यहाँ पे जगह नहीं जाया करते, यहीं पे कर लेते हैं। ये देखो ना जी, ये आपका ये ओपनिंग है ये, ठीक है। अब पिछले साल के एंड पर यहां तक का इंटरेस्ट पे हो गया होगा किस्त के साथ, तो फिर इस दिन जब 80 हुआ था, इस 80 का 8 महीने का इंटरेस्ट पेएबल होगा, बोलो होगा पेएबल, ठीक है। और उसके बाद इन 4 महीनों का इंटरेस्ट भी पेएबल होगा, ठीक है। अब उस दिन ट्रायल के अंदर जो फिगर ली है इंटरेस्ट पेड की, बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, नहीं तो फिर दूसरा जुगाड़ तो है ही, ये वर्किंग इधर मिसाल के तौर पे करूं मैं, तो मैं कहता हूं जी 1 जनवरी 2024 पे ओपनिंग पेएबल कितना है जी, मैंने कहा जी 80 का लोन था, ये देखो ये 80 का लोन था जिसका 1 मई से 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं, 8 महीने बनते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल निकाल दो तो 8 महीनों का इंटरेस्ट कितना बनता है, रेट क्या है इनटू कितना बना 6.4। अब 30 अप्रैल 2024 पर कैश पे हुआ होगा, वो कितना हुआ होगा 30/4/24 पर कैश कितना पे हुआ होगा, ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट हुआ होगा, यानी 80 का 12% कितना बनता है 9.6। उसके बाद
फिर 31 दिसंबर पर अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री करें तो वो कितनी बनेगी? अब जब इस दिन इंटरेस्ट पे हुआ है तो 7, प्रिंसिपल अमाउंट भी तो पे हुई है, तो अब 60 जो बाकी बचा उस 60 का एक्सपेंस, बल्कि यूं कर लेते हैं 31 दिसंबर 2024 पर पहले क्लोजिंग निकाल लेते हैं। क्लोजिंग कितना था? क्लोजिंग 60 इंटू 12% इंटू 8/12, फिर आ जाना कितना बनता है? 4.8। अब मामला कुछ इस तरह से है, एक्सपेंस बनता कितने? 8। यहां पर भी मैंने एक्सपेंस 8 ही निकाला था। ये लंबी कहानी है, वो लंबी कहानी है। अब उसने क्या कर दिया यार, उसने ये पेड 3.2 कैसे दे दिया? हालांकि पेमेंट तो बनती थी इस हिसाब से। अब उसने ना गालिबन ये देखो, ओपनिंग जो पेबल था उसने कहा एक तो ये पे हुआ है, कितना बनता है? 9.6 में 6.4 माइनस करें तो 3.2। एक तो ये पे हो गया, मतलब ये तो था ना पिछले 8 महीनों का, पिछले साल के 8 महीनों का। तो अगर 6.4 पिछले साल के 8 महीनों का था तो फिर इस साल के पहले 4 महीनों का कितना बनता है? 3.2 ही बनता है ना। उसने सिर्फ जालिम ने वो लिखा हुआ, ओपनिंग लिखा नहीं ट्रायल में, और ये कहानी है कि उसने यहां पर 9.6 कैश की बजाय 3.2 कैश लिख दिया। कितना एक्सपेंस? क्या 31 दिसंबर? अच्छा यार यार एहो जी गल्लां ना रोज करो, एंड तक क्या करो सर, ये सही कर लें, बात तो पूरी होने दिया करो, सारा ना चस खराब हो जाती है भाई। एक्सपेंस 8 ही है, मैंने अभी निकाल कर दिखाया था, ठीक है। इसने थोड़ी जाती क्या की, इसको चाहिए था प्रॉपर पेबल दिखाता है इंटरेस्ट का, फिर पेड की 9.6 की फिगर दिखाता। बहरहाल अब अज्यूम करने वाले जो करें, लेजर बनाने वाले जैसे मर्जी बनाएं, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। मेरे लिए दो चीजें अहम हैं। नंबर 1, 8 को एक्सपेंस में आना चाहिए और 4.8 को लायबिलिटी में। आप इससे मुत्तफिक हैं तो मैं ये लेजर बना देता हूँ दोबारा, नहीं है तो फिर दूसरे वाला तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट की फिगर पकड़ें और कहें जी कितना 3.2 ये पेड है ऑलरेडी, और कितना पेएबल होना चाहिए 4.8 का, तो आप एंट्री करें 4.8 से डेबिट, और बैलेंस शीट के अंदर पेएबल में इंटरेस्ट पेएबल 4.8 से क्रेडिट। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? इसका 8 आएगा और ये 4.8 आएगा। क्या फर्क है दोनों में? ये मेरा लेजर है, इसमें भी 8 का एक्सपेंस और 4.8 मैंने पेएबल शो करना है। क्या पसंद आ रहा है आपको? लेजर में लॉजिकली बात सारी समझ आती है, ठीक है। हालांकि आपको वो 9 नज़र नहीं आ रहा, 9.6 ट्रायल में नज़र नहीं आ रहा, तो फिर ठीक है, समझ आ गया। वैसे कहानी ये हुई है, समझ आ गया तो फिर यही कर लेते हैं। समझ आ गया है ना, जरा 3.2 जरा नजर आ रहा होगा, वो ये कर लेते हैं। अब ये जहन में आ सकता था ना, मैंने ये पूरी कहानी इसलिए कि जहन में आ सकता था कि ये पिछले साल से जो लोन लिया है और वो कह रहा है इंटरेस्ट हर साल 30 अप्रैल को पे होना है, तो फिर अगर 30 अप्रैल को पे हुआ होगा तो वो तो पिछले साल 1 मई से इस साल 30 अप्रैल तक होगा, तो वो तो 3.2 नहीं बनता। वो 3.2 कैसे लिखा हुआ है? तो फिर मैंने पूरी कहानी आपको बताई कि उसने क्या ज्यादती की, उसने इन दोनों को नेट कर दिया और पेमेंट की फिगर सिर्फ इस साल की दिखा दी। इन दोनों का फर्क क्या है? 3.2। बात समझ आ रही है? तो 3.2 उसने पेड में रख दिया। अब अगर ये वाला इस तरह से लेजर बनाए तब भी बनता है। हम ये भी कह सकते थे, जैसे मैं गोली कराने लगा था पहले, क्या गोली कराया था भैया रईस में कि यार ओपनिंग नजर नहीं आ रहा तो 0 लिखो, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग और पेड कितना आ रहा है 3.2 ट्रायल में, क्लोजिंग आपने कहना है जी 8 महीनों का इंटरेस्ट पेएबल बनता है 4.8, तो ये जनाब एक्सपेंस आ गया, ऐसे भी चल जाता। नहीं ये सही ना, या ये पिक्चर लो या फिर ये काम करो। पूरी पिक्चर सामने है ना, तो उसके बाद फिर बस ठीक है, पर्चे में क्या करना है, ट्रायल में पेड की फिगर नजर आ रही है, आपने देखना है 30 अप्रैल तक का तो पे हो गया होना है, इसका मतलब इस साल 8 महीनों का पेएबल है, तो पेएबल की एंट्री कर लें, ठीक है। ये आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं फिर ये नहीं दिखा सकता कि ये क्या किया उसने, कैसे किया, उसने किया हुआ है, उसने 3.2 नेट में शो किया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, आप बता दो क्या फरमाइश है, ये लेजर बनाएं या ये काम करें? फिर लेजर से ये ना कहो
कि ये क्या हो रहा है, इससे तो नहीं परेशान हो गए। फिर इसका फिर हल मैं निकाल देता हूँ कि क्या करना है। इधर देखो जी, अब तो ब्रॉड डाउन पहले निकालो। ब्रॉड डाउन भाई, पिछले साल 80 का लोन था, इस साल 60 का लोन है ना, इंटू 12% इंटू 8 बाय, एक मिनट, इस नंबर 4 को यहां कर लेते, खुला डुल्ला कर, इसकी वर्किंग जरा तंग हो रही है इधर है। मैं इसका फिर हल निकाल देता हूं, आपको 3.2 भी मैं दिखा देता हूं, उसकी ज़ियारत भी करा देता हूं, लेकिन इस तरह से बात पूरी समझ आती है। लोन की समझ आ रही है ना। 23 में 22 में लिया था लोन, 22 में लोन लिया था यकम मई को, तो 31 दिसंबर 22 तक 8 महीने उसका पेएबल बना होगा इंटरेस्ट। फिर 23 के साल में 30 अप्रैल को उसकी एक किस्त और वो वाला इंटरेस्ट पे हो गया उन्हें। फिर यकम अप्रैल 23 से 31 दिसंबर 23 तक के 8 महीनों का इंटरेस्ट पेएबल बना होना है, जो हमारे साल के शुरू में पेएबल होना है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा जी इंटरेस्ट एक्सपेंस यकम जनवरी 2024 पर ब्रॉड डाउन में कहा जी अपना 80 का लोन था पिछले साल, ये यकम मई 22 100 का लोन आया था, 30 अप्रैल 23 20 निकल गया था इसमें, 30 अप्रैल 24 20 फिर निकल गया है, और इस वक्त आउटस्टैंडिंग कितना है ये ट्रायल में नजर आ रहा है। पिछले साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा 80 का, उससे पिछले साल की मुझे परवाह कोई नहीं, करना है तो कर लो, कहानी ये। वैसे उससे पिछले साल ये 100 ही पड़ा होगा, लेकिन वो बहुत दूर की बात। ठीक है, अब ये हमारा साल है जी 22 23 और ये हमारा साल है जी 24। तो ये मैं कह रहा हूं हमारे साल के पहले दिन 80 का आउटस्टैंडिंग लोन होगा, जो 4 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहा हमारे साल में। ठीक है, तो इन 4 महीनों का इंटरेस्ट और ओपनिंग में कितना पेएबल होगा वो 8 महीनों का बनता था, 3 4 5 6 7 8 पूरे हो ही गए। ठीक है, तो यहां पे हमने कहा 80 इंटू 12% है, 8/12, ये साल के शुरू में ये 8 महीनों का इंटरेस्ट पेएबल होना है, क्योंकि वो इस दिन आके पे होना है। ठीक है, कितना बना? अब ये एक एडजस्टमेंट थोड़ी टफ है, लेकिन जिसने इतना नहीं सोचा होना, ट्रायल से पेड़ उठाया होना, गुल की एंट्री डाली नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर से तेजी से घर, वो भी सही है। ठीक है, तो ने जीरो जिम कर किया था, तुम्हारा आंसर यही है, बेहतरीन है, चलते जाना, रुकना नहीं। अच्छा, उसके बाद यहां पर आता है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो मुझे नहीं पता, वो भी निकल सकता है। एक बात बताऊं, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी निकल सकता है पहले, चाहो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले निकाल लो, चाहो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे, 80 इंटू 12% 4/12 और फिर 60 इंटू 12% इंटू 8/12, ये भी निकल आएगा। ये बल्कि पहले मैंने निकाला ही यही था वहां पे। ठीक है, एनीवेज फिलहाल तो ट्रायल में कैश की फिगर नजर आ रही है, लेकिन मैंने कैश की फिगर खुद निकालनी है। और मैंने कहा जी कैश की फिगर क्या है जी, 80 का 12% कितना, अब ये 9.6 के अंदर क्या कुछ पड़ा है, 6.4 साल के स्टार्ट वाला और 3.2 इस साल के 4 महीनों का, ये इस तरह से मिलकर बना हुआ है। लो, आपका 3.2 भी आपको नजर आ गया। उसने क्या किया, उसने ये 6.4 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 0 ज्यूम करके बच्चा चल सकता था। एनीवेज क्लोजिंग कितना होगा पेएबल 31 दिसंबर 24 पर, ये मैंने निकाल लिया। मैंने कहा जी अब इस दिन 20 की किस्त पे होने के बाद अब लोन 60 रह गया आउटस्टैंडिंग, और 60 इंटू 12% इंटू 8/12, तो यहां पर बैलेंसिंग 8 आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल ये कर सकते हैं आप, और 0 ज्यूम करके भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इनकम एक्सपेंडिचर के लिए ये 8 चाहिए और बैलेंस शीट के लिए 4.8 चाहिए। जैसे मर्जी आए निकालो, सबसे आसान तरीका तो ये था ट्रायल वाला, पेड इधर लिखते इंटरेस्ट एक्सपेंस में यहां पर, और 8 महीने के एक्रूवल की एंट्री डालते, अल्लाह खैर सा। लेकिन लॉजिकली क्लियर नहीं होना था, जहन में ये फंसा होना था कि लोन का तो हर साल के एंड पर, मतलब लोन का जो साल पूरा होता है तो उसकी किस्त और साल का इंटरेस्ट वहां पे होता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ क्या, तो उसने ये किया होता, ज्यादती है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये टेक्निकली सही नहीं है बच्चे के लिए, पर्चे के अंदर उसको ओपनिंग देना चाहिए था। ठीक है, एनीवेज हमें क्या, हम तो अब कर चुके, एवं यार इतना टाइम लग गया इससे, मैं तो सोचा नहीं सी इतना लग जाएगा। वर्किंग नंबर 4, 1 2 3, ये 4, अच्छा 4 लिखा हो,
कितना जी? 8। एक्सपेंस कितने? 8। और करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट पेएबल, ये भी वर्किंग 4 में ही आपने निकाला है खुद, कितना? 4.8। ठीक है, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, 4.8 अलग था अलग से थोड़ा सा, और तो मैंने लगता है एसेट से सामने ही आ जानी है लायबिलिटीज, जेडी स्पीड नाल ਅਸੀਂ जा रहे हैं ना, जैसे इदरीस के पास बन बचने थे ना, ऐसी। चलो भाई, अब एसिड की तरफ बाद में आते हैं, ये वाला पॉइंट भी कर दें, फिर एसिड को पॉइंट आखिरी के साथ मिलाकर करते हैं। इक्विपमेंट विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 40 वाज रिसीव्ड, लेजर ही बना लेते हैं, नंबर, वर्किंग नंबर 5। इधर तंग क्या करना यार, 2 ही वर्किंग रह गई हैं, यहां पर करता हूं वर्किंग नंबर 5। कैपिटल एसेट्स को इकट्ठा भी रख सकते हैं आप, और उसकी एक्यूमुलेशन को, और फिर वर्किंग शर्किंग कर लेते हैं हम, ठीक है। तो कैपिटल एसेट्स 150 के पड़े हैं, ऐसा ही है, बोलो ट्रायल में जाकर देखो कैपिटल एसेट्स कितने पड़े हैं जी? 150, ठीक है। और उनकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी है जी? 30। बच्चों की आवाज आई है, 30। चलो ये दोनों भी टिक कर लें, अब भाई ने पकड़ लेना मुझे आके, हेलो किधर टिक नहीं किया? डाडा जा भाई है मेरा, डाडा जा वीर है मेरा, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, इसकी लड़ाई बाद में लड़ते हैं कि क्या चीज किधर है, कैसे है, क्या करना है। सारा 150 मैंने इकट्ठा रख दिया, सही है ना। 100 की डेप्शन भी निकाल लेंगे, 50 की भी निकाल लेंगे, इक्विपमेंट आ गया उसकी भी निकाल लेंगे, डेप्शन की वर्किंग अलग कर लेंगे, एंट्री एक अकाउंट में डालेंगे, जितने अकाउंट बढ़ाई दो। जगह की कमी की वजह से देखो मैं कितनी कंजूसियां कर रहा हूं, लेकिन सब चल रहा है। अब आखिरी क्लास है, इसमें तो बता चलते जाना है बस, ठीक है, स्पीड ऑफ स्पीड। और अब आपका वो लेवल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पर्चे का सबसे मुश्किल सवाल है, और ये कुछ नहीं है। और इसमें देख लो 1-2 एडजस्टमेंट फिर भी मुश्किल हैं, टफ हैं, लेकिन क्या हो गया, बाकी सारा सवाल भी तो था। उसको नहीं समझ आई होगी, एडजस्टमेंट नहीं भी समझ आई थी जिनको, उन्होंने भी सही कर लिया, देख लो जीरो जूम करके, ठीक है। चलो खैर, नेक्स्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर है आज की क्लास, इंशाल्लाह देखेंगे आप। अब जी इक्विपमेंट आया है, और उसके लिए मैंने कहा सारे एसेट्स इकट्ठे बना दो, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इक्विपमेंट कैपिटल एसेट्स में डेबिट क्या है फेयर वैल्यू? 40, और लायबिलिटी नॉन करंट नवी मुसीबत पै गई। ये अकाउंट अक्टूबर पे आ गया है बिल्कुल आ गया है। हाँ, मैं तो कहता हूं नॉन करंट में रख देते हैं सारा, ठीक है, ओके डन, नॉन करंट में रख देते हैं। नॉन करंट में जगह बड़ी पड़ी है। इक्विपमेंट लायबिलिटी फॉर इक्विपमेंट, मतलब लायबिलिटी बना लिया। अब इधर देखो, पर ठीक है यार, वैसे भी करंट नॉन करंट जगह नहीं है मेरे पास, तो देखो दलेरियां चेक करो अब मेरी आज आखिरी क्लास में। कैपिटल एसेट डेबिट, और कितना? लायबिलिटी डेफर्ड इनकम, लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। अब सबसे पहले ना, सबसे पहले मैं कहता हूं इसी को ही डेप्रिशिएट कर देते हैं। वर्किंग नंबर 7 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं इनका। तो इक्विपमेंट आ गया मेरे हाथ, चढ़ गया, तो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अब इक्विपमेंट, सॉरी यहाँ पे क्या लिखूं मैं, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, डोनेशन है, लेकिन इसके सामने मैं लायबिलिटी ही लिखता हूं ताकि आपको उधर से मैच हो जाए, ठीक है। बल्कि ऐसे ही है, लायबिलिटी, लेकिन क्या चीज है? इक्विपमेंट, जरा याद रह जाए। अब इक्विपमेंट कितना है जी? अच्छा, इसकी कोई लाइफ गिवन है, रेट गिवन है? इसको भी
अच्छा, बिल्डिंग को 6% करना, वाइल अदर एसेट्स, अदर सारे के सारे 10, तो कोई नहीं है, तो अच्छी बात है। 40 है, पहला साल है, 10%। लेकिन लेकिन ये किस दिन आया है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3/12 कितना? 1। अच्छा, अब इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, लेकिन वो एक ही बार कर लेते हैं, वो एक ही बार कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इसने रोला डाल दिया, मैं भी नाल जाना है, मैं भी नाल जाना है, सब्र करो, सब्र करो। इक्विपमेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी फॉर इक्विपमेंट लिखा हुआ है, आप कहोगे इनकम में, बस ठीक है, समझाना ही है ना उसको। अब अच्छा, मजे की बात है, ये भी सेम ही है, अमाउंट जो सेम है, तो 1 रुपया एक्सपेंस और 1 रुपया इनकम, यानी दोनों तरफ असर ही कोई नहीं पड़ना। एनीवेज, हमें तो नंबर लेने, हम यहां पर आकर लिखा 40 इंटू 10% इंटू 3/12, आंसर इज, अब लाइबिलिटी डेबिट, इनकम क्रेडिट। और किसी को बहुत तकलीफ हो करंट नॉन करंट की, तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर इज इक्वल टू 39 लिख ले, ये एक नॉन करंट है, और उसमें फिर 40 इंटू 10, 4 को करंट में लिखे और 39 में से माइनस करके 35 ऊपर शो कर दे, इतना बड़ा मसला नहीं है। आई कैप ने कोई नहीं किया हुआ अलग, बाकी दबे, लेकिन आप कर दें, आपको पता है। मैंने आई कैप से पूछा था, गवर्नमेंट ग्रांट के मामले में भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जी देखें, वो IS-1 की असल में डेफिनेशन को पूरा नहीं करती, इसलिए डेफर्ड ग्रांट को IS-20 में हम नहीं करते करंट नॉन करंट में बाइफरकेट। मैंने कहा यार बच्चा है ना, बच्चे को क्या कहें अब, मतलब कभी वो कहते हैं जी अगर वो कर दें तो नंबर काटते नहीं, ना करें तो हमने वैसे ही नहीं किया होता, यानी दोनों सूरतों के अंदर काम चल जाता है। ठीक है, आपके नंबर इस चीज़ पे नहीं कटते, मैं इसलिए नहीं ऐसे आज आखिरी क्लास में यूं ही कर दिया, हालांकि आपका दिल कह रहा है कि करंट नॉन करंट करें, कोई बात नहीं। तो आई कैप ने अपने सोल्यूशन के अंदर देखें जरा एक नज़र, आपका सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन नहीं है, कौन सा सवाल है? ये रहा, एसेट्स की बात हो रही है, किसी लाइबिलिटीज की, ये देखो 39 सारे का सारा कहाँ पड़ा हुआ है, करंट में नहीं डाला उसने, ऐसे ही है, कोई बात नहीं। बहरहाल किसी ने डालना हो करंट में, तो 4 करंट में, 39 माइनस 4 35 नॉन करंट में। लेकिन आपको मैंने रियल बात बताई है, नंबर नहीं कटते दोनों तरह से, तो जो जैसे रिलैक्स हो वैसे करे, मेरे अल्लाह इजाजत है। ठीक है, अच्छा जी, आज इजाजतों का दिन है, इज़न दिए जा रहे हैं। अच्छा जी, ले जी, अब बस रह क्या गया, बिल्डिंग और उसकी डेप्रिसिएशन। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इस 30 में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी हुई है बिल्डिंग की, ये क्वेश्चन है। लेकिन बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कैसे निकलनी है, मेरा ख्याल है ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग के बारे में क्या कहा था, 6% कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब 100 पे लगा दूं 6%, 100 में 30% क्या है, तो फिर 70% क्या है, बिल्डिंग। ये ध्यान में रखना। अच्छा, एक काम क्यों नहीं करते यार, हमें एक काम करना है, पता है हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी, पता है ना, बोलो तो हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, किसकी, बिल्डिंग्स की। वैसे तो एक जगह ज़्यादा लग रही मैंने, कौन सी जगह ज़्यादा है, एक जैसी ही है। चलो इधर देखो, मैंने 7.1, वैसे ही मैं वर्किंग 8 करता हूँ। क्यों 8 कर रहा हूँ? 8 इसलिए कर रहा हूँ कि 30 में से पता लगे कितना अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स का है, ताकि उसकी डेप्रिसिएशन निकल सके ना फिर। ठीक है, तो मैंने वर्किंग 8 ये करनी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ, तो यकम मई, कब खरीदी थी बिल्डिंग बता दो, 10 दो ना, यकम मई 2022 पे खरीदा था मैंने इसको। कॉस्ट थी इसकी, बिल्डिंग की बात हो रही है सिर्फ, 100 इंटू 70%, मुझे सिर्फ बिल्डिंग वाला मामला चाहिए जी, कितना, वाह 70 होता है, गुड। नेक्स्ट, बाकी सारे चुप बैठे हैं, नहीं यार ठीक है, बता तो रहा है वो, ये बता तो रही है वो, एक बच्चा, एक मुलाजिम कैलकुलेशन कर रहा होता है, एक मुलाजिम नोट कर रहा होता है, चौधरी साहिबान। 31 दिसंबर 22, डेप्रीसिएशन 70 इंटू 6% इंटू 8/12। जरा तंग है वर्किंग, लेकिन क्या करूं, सवाल मैंने पूरा करना है सामने। 2.8, ठीक है। अच्छा, अब रिड्यूसिंग बैलेंस तो है नहीं,
स्ट्रेट लाइन है, इसलिए मुझे इजाजत है बुक वैल्यू निकाले बगैर अगली डेफिनेशन निकाल दूं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। 31 दिसंबर 2023 पर डेप्रीसिएशन, ये बुक वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहा? मुझे स्ट्रेट लाइन में जरूरत नहीं है ना बुक वैल्यू की, तो बचत जगह इसलिए नहीं निकाल रहा, आगे से कोई इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि तुम्हारे पास जगह नहीं है। आई नो कि ये भी असल में है वजह, लेकिन बहरहाल आगे फ्रैक्शन नहीं लगाना, ठीक है। अब ये भी माइनस हुई डेप्शन, ये भी माइनस हुई डेप्रीसिएशन, ठीक है। और बस यहां पर खड़े होकर आप क्या कर लो, 31 दिसंबर 23 की बुक वैल्यू निकालो। 3 अच्छा 63। अब ये 63 आ गया है। अब इस दिन खड़े होकर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल लो जी। 70 माइनस 63 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अच्छा, माजरत के साथ वो जहां जगह नहीं बची इसलिए इस साल की डेप्शन यही निकालो, तो 70 इंटू 6%, यही वाला 4.2 फिर आ जाना है। कोई मसला? हाँ, इसके लिए तो मैं इतनी मेहनत करके आया हूं। अब एक नंबर इसका है, पर्चा खत्म है तो एक नंबर निकल जाता है इसका, ये इतनी मुश्किल से निकला। एक आधा नंबर इसका होना है, ये इंटरेस्ट का। इस दो के अलावा टके का सवाल में कोई मसला नहीं था, लेकिन सिर्फ किसके लिए नहीं था मसला? जिनको एनपीओ में मसले आए थे और वो लड़ते झगड़ते अहमद की तरह से फिर मंजिल पे पहुंचे थे। आपने क्या कुछ यार, कितने दिन, 10-12 दिन लग गए थे हमें करते करते करते। वो एक टॉपिक एंड पे आके आपके सेशन के 10-12 दिन ले रहा है, तो कुछ तो आप कर रहे हैं ना उसमें। तो इतनी ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर, आप आज देख लो, लेकिन वो सारी चीजें आप कहीं ना कहीं किसी सवाल में कुछ ना कुछ आपके सामने से गुजरा हुआ। तो ये मैक्सिमम मुश्किल सवाल था। एनीवेज, बस कर दो अब रुलाओगे क्या? तो ये देखें जी, 50 है, 50 है, इसमें से माइनस कर दें आप 30 माइनस 7। समझ आती है बात? लेकिन इतनी जगह कम हो तो फिर कुछ और तंगी के साथ मुजाहरा करना पड़ेगा आपको। और कहां यहीं पे करना है प्रॉपर है। कितनी अच्छी वर्किंग करके ले आया हूं मैं। अदर कैपिटल एसेट्स, देखो जी, अदर कैपिटल एसेट्स कितने हैं? 50, क्योंकि 100 तो बिल्डिंग थी ना। समझ आती है? नहीं, 150 के टोटल कैपिटल एसेट्स हैं, 100 की उसमें बिल्डिंग है। हाँ, बिल्डिंग में लैंड, अब देखो इस 150 में 100 भी पड़ा है, 100 में लैंड भी पड़ा है। डेप्रीसिएशन के लिए मैंने 17 अलग किया और सुकून से चल रहे हैं, एक ही अकाउंट बनाया। ये ऐसे मैंने 1-2 सालों में पहले भी किया था, गालिबन मेहताब में या चौंकदार इंटरनेशनल में, मेहताब में आई थिंक किया था। ऐसे मैंने कहा था एक ही अकाउंट बना लो, कुछ नहीं होता, ठीक है। अब 50 में से आपने बुक व अक्यूमुलेशन माइनस करनी है, तो सारे एसेट्स की है 30, इसमें से बिल्डिंग की कितनी है? इसका 50 माइनस 27 हो गया, इनटू कितने %? 10। ये समझ आ रहा है? ये क्या है जी? 27 क्या है? अगर 7 रुपए बिल्डिंग की अक्यूमुलेटेड डेप्शन है और टोटल अकोमोडेशन सवाल के अंदर गिवन है 30, तो 1 जनवरी 24 पे, तो इसका मतलब फिर बाकी कैपिटल एसेट्स की कितनी डेप्शन अक्यूमुलेट हुई पड़ी है? बोलो। हाँ, सॉरी। अच्छा हाँ, अब दोबारा वापस आओ जी। अगर बिल्डिंग की अकोमोडेशन 7 है और सारे एसेट्स की 1 जनवरी 24 पे 30 है, तो इसका मतलब बाकी करंट एसेट्स की कितनी अकोमोडेशन है? 23। 7 निकल गई। तो अब 23 लाजमी क्यों था? क्योंकि सारे कैपिटल एसेट्स जो हैं बाकी, वो बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू यानी रिड्यूसिंग बैलेंस में लगना है। इक्विपमेंट का तो चलो पहला साल था, उसकी तो जान छूट गई, इन बाकियों का तो मसला था ना, ठीक है। तो इस मसले की वजह से फिर आपको ये क्या जी, चलो आंसर बताओ। ये होगा 2.837 ना, पूरा होगा। अब बताओ 7.9। डबल एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, वर्किंग कौन सी है? 7.9, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit। खत्म कहानी, सवाल खत्म। आ जाओ अब ट्रायल की तरफ।
चलो देख लें, आप कुछ रह गया इसमें तो। कैपिटल एसिड्स हाँ चले गए, डेफिनेशन चलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट एसिड्स में लिखो इनको। यहाँ पर हम लिख लेंगे कैपिटल एसिड्स, और यहाँ पर आ गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कितना यार इतने हमें जगह छड़ी सी नहीं है, हूँ थले तंगी खत्म हो गई है ना। चलो खैर माशाल्लाह। नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट 25 जहाँ जाना था चला गया। कैश एंड बैंक 17 ले लो, जनरल फंड ओपनिंग 53, एंडोमेंट फंड ओपनिंग 20, लॉन्ग टर्म लोन क्लोजिंग है। एंडोमेंट फंड के साथ उसने ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखा हुआ, लेकिन चूंकि उसने खुद बताया कि ये चीज इसमें पड़ी है, मतलब एंडोमेंट फंड में नहीं गई, जब भेजेंगे तो फिर इसको चेंज तो करना है। ये चीज इधर पड़ी है एंडोमेंट फंड में, मतलब नहीं गई, जब भेजेंगे तो इसमें चेंज तो होना ही है, इसलिए मैंने इसको क्या अज्यूम करना है, ओपनिंग। खैर एनीवेज पहले 17 ले आओ 1 बाय 1। चलो जल्दी से। करंट एसेट्स में कैश एंड कितना 17। लो जी मसा जगह बनी है जी, ठीक है। ये मैंने कैश एंड बैंक लिखने की कोशिश की थी, नाकाम हो गई, फिर कामयाब हो गई। नेक्स्ट जनरल फंड एंडोमेंट फंड 53 और 53 और 20। ये कोई नहीं था, ये पहला साल यही आया, इसी साल इन्होंने ड्यूरिंग 2024 इन्होंने रेजोल्यूशन पास की, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन 60 ओपनिंग है या क्लोजिंग है? क्योंकि 30 अप्रैल को किस्त पे हो जाती है, जब यूं लिखा होता है ना, मैंने आपको बताया था कि पेबल repaid the loan principal is to be repaid in 5 installments along with interest on 30 अप्रैल। तो ये मतलब एग्रीमेंट की बात है, और कुछ ना कहे तो ये होता है लाजमी। तो 30 अप्रैल को किस्त पे हुई है तो तभी 60 बना है ना, हमने हिसाब लगा के देखा अपनी टाइमलाइन पे, तो ये जो 60 नजर आ रहा है कैसे हुआ है, 2 किस्तें पे हुई हैं तभी हुआ। तो ये क्लोजिंग है, सिंपल। लॉन्ग टर्म लोन 60। नेक्स्ट नहीं, उसने ओह ये नहीं कर सकते, इसको तो हमें तोड़ना चाहिए। वैसे एक 20 जो है ना वो अगले साल में पे हो जाना है, ठीक है। इसको करंट मेच्योरिटी को शो करने, अब ये इसमें आई कैप ने शो किया या नहीं, क्यों हम कर देते हैं, ठीक है। 20 अगला 1 साल मसला तो सिर्फ पता है आपको यही है। तो मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे, यहाँ करंट पोर्शन ऑफ, चलो एक आपने माफ कर देना, मुझे एक ना करो बेशक। ये 20 आ गया तो ये 60 माइनस 20 40 हो जाएगा, ठीक है। ओके डन। हूँ राजी रहना, बस नाराज ना होना। अहमद भाई खादिम ने कर दिया आपकी ख्वाहिश को पूरा। अच्छा जी नेक्स्ट 53 हो गया, 20 हो गया, 60 हो गया। क्लिनिकल इनकम भाई, क्लिनिकल इनकम टिक कर रहा हूं मैं। क्लिनिकल इनकम 47। कहीं पे कोई इसकी एडजस्टमेंट नहीं देखी हमने, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सीधा आकर लिख दिया फिर इधर। तो जिसको सवाल ना भी आता उसको ये तो इनकम तो इधर लिख ही देगा वो। कितना 40। कुछ रह गया अभी? यस। कैंटीन सेल्स 200, ये 200 आ गया जी। 20 है, अच्छा 20। यस आगे वो मुझे यहाँ से पॉइंट नहीं नजर आया, यहाँ से बड़ा कम नजर आता है असल में बोर्ड के बिल्कुल। आपको यहाँ से बोर्ड नजर आता तो मैं तो ऊपर खड़ा होता हूँ। मुझे 200 ही नजर आया था, 0.0 लिखा हुआ था। लें जी डन। कहाँ पे? यहाँ पे आ गए। चलो उसके बाद इंटरेस्ट पेड, ये मैं ले गया हूँ, मैंने लेजर बना लिया था, कहानी खत्म हो गई है जी, ठीक है। कुछ भी नहीं रहा मेरे ख्याल से, तो अब बस मुकम्मल करो। ये लेजर कंप्लीट है, ठीक है। ये लेजर भी कंप्लीट कर लो जी। 190 और ये 190 वर्किंग नंबर 5 और 37.9 वर्किंग नंबर 6। बुक वैल्यू
इंटरेस्ट पेएबल भी आ गया 4.8, एक्सपेंस भी चला गया है। ये 1 2 3 4 लेजर्स बनाए थे, ये ओके हो गए, ठीक है। अब प्रॉफिट की फिगर है 4.5 कैंटीन प्रॉफिट आ गया। वर्किंग नंबर 2 4.5। खत्म कहानी, लेजर सारे हो गए पूरे। चलो 3 152 101 48 पॉइंट सही है, बताओ। 20 कितने उत्ते टोटल करना भाई? 31.5। देखो तुम्हारे प्रेशर की वजह से 3 छोटा रह गया। 31.5 पूरा करो, जल्दी करो, पूरा करो। चलो अभी ब्रेक करते हैं, इसको पूरा करें। 31.5 का कितने परसेंट लिया? 9.45। यहां से निकाल लो, इधर फेंक दो, बस जी। उसके बाद इसको क्लोज करो जी, बताइए। हाँ एग्जैक्ट 0.05। देखो ना, बात से दसिया तुसी अगे निकल गया हो। 75.05, बड़ी मेहरबानी जी। 75 तो बाद 2 दिन बाद आया 0.05। 27, ये मैं खुद ही कर लूंगा, कुछ तो मुझे भी करने दिया। 75.05 जनरल फंड, 75.05 एंडोमेंट फंड, 27, और क्या नाम है इसका, हेल्थ केयर फंड। इधर वैसे नहीं, कोशिश करिएगा यहाँ पे कोई भी एब्रिविएशन यूज करें। हेल्थ केयर फंड जी, इस साइड का टोटल कर दें। ठहरे, कुछ रहा तो नहीं? यहाँ रहता है लाइबिलिटी 39। किसी ने करंट नॉन करंट में तोड़ा हुआ तो यहाँ 35 और यहाँ 4। मैंने बता दिया, आई कैप ने कहा है कि नंबर नहीं काटते, बच्चा जैसे भी कर ले, दोनों तरह से, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, जैसे दिल करे। ओके, उसके बाद तुसी कहना सी ताड़ा दे ही दिल करेगा जी। इसका आंसर क्या आया? 22 22 पे ही लाना था ना इन्वेंट्री को, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है जी। कितना? हाँ ये रह गया है 4.5। हाँ देख लो, कुछ रहता नहीं। 3 2 सही है। और इधर वही है, क्या है ना, 2 चेक करो, वही है। मुझे खुद पे इतना एतबार नहीं है, देख लो आप लोग, आप पे ज्यादा एतबार है। चलो मुबारक। पेपर में ऐसा हो जाए तो वो यार, ठीक है जी। यहाँ पर इस बार कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी भाई? उधर अच्छी तस्वीर लो यहाँ से, अगली बार वालों को रिकॉर्डिंग दूंगा ये वाली।